नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिजनेस के खास शो लर्निंग में, जहाँ पे हम बात करते हैं डेली ऐसी टर्म्स की जो आपको शायद से सुनने में तो आती है लेकिन समझ में थोड़ी कम आती है। उन्हीं चीज़ों को हम डिकोड करते हैं, उन्हीं सारे टर्म्स को हम गौरव जी के साथ समझते हैं कि उनका आसान सी भाषा में क्या मतलब है, सरल सी भाषा में उन्हें हम कैसे जाने। जनरली हमें क्या क्या टर्म सुनने में मिलती है वो हम पिक करते हैं और उनको डिकोड करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी डिफ्लेशन की और उससे पहले वीडियो में हमने बात करी थी इन्फ्लेशन की। अब ये दोनों ऑपोजिट वर्ड है, एक है इन्फ्लेशन और दूसरा है डिफ्लेशन। अब हमने देखा है जनरली क्या होता है, हर चीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई चीज़ अगर ऊपर चली जाए तो वो भी खराब, कोई नीचे चली जाए तो वो भी खराब। उनके करेक्टिव मेजर्स क्या है, हमारी इकोनॉमी में उसका क्या असर पड़ता है, उनको हम करेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। यानी एक स्विंग में है हम, एक तरफ डिफ्लेशन है एक तरफ इन्फ्लेशन है, उसको हम बैलेंस करके किस तरीके से चले कि आपकी जेब में भी उसका सही तरीके से असर रहे और आप भी फाइनेंशियली स्टेबल है। तो आइए जानते हैं गौरव जी से। गौरव जी बताइए, क्या करेक्टिव मेजर्स हमें लेने चाहिए इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों के बीच में। ठीक है, करेक्टिव मेजर्स के बारे में डिस्कशन करने से पहले इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और डिस्कस करते हैं, जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियो में कवर किया था कि एक इन्फ्लेशन और एक डिफ्लेशन, दोनों के ही कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे। बट जनरली अगर हम इस चीज़ को समझें तो किसी भी इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ही सिचुएशन ठीक नहीं होती है और उसको करेक्ट करना ज़रूरी है, जहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आपने बोला कि लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन भी स्टेबल रहे। फॉर एग्जांपल, अब ये इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन जब आ रही है, तो जैसे आरबीआई ने अभी कुछ समय पहले, हमने एक पिछले वीडियो में भी कवर किया था कि आरबीआई ने रेपो रेट के साथ कोई भी चेंजेस नहीं किए। अगर ये चेंजेस होते हैं तो ये काफ़ी हद तक चैलेंजिंग होंगे। तो अभी हमें क्या करना है कि अभी हमें इसमें ये डिस्कशन करना है कि हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन आती है, इसको करेक्ट करने के दो हम पॉलिसीज़ कवर करेंगे या दो मीज़र्स होते हैं। पहला जो मीज़र है वो हमारा फिस्कल पॉलिसी है और दूसरा जो मीज़र है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी की अगर हम बात करें तो फिस्कल पॉलिसी जो है वो हमारी गवर्नमेंट बनाती है और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो हमारे देश में आरबीआई बनाती है, जिसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है और वो लोगों के सामने प्रेजेंट करती है कि क्या उनकी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे वो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन को करेक्ट कर सकती है। सबसे पहले हम कवर करते हैं कि फिस्कल पॉलिसी क्या है और किस तरीके से ये वर्क करती है, किस तरीके से इकोनॉमी में ये करेक्शन कर सकती है। तो जब हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं तो फिस्कल पॉलिसी हमारे देश की गवर्नमेंट बनाती है। अब गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी होती है, इसमें गवर्नमेंट बहुत सिंपल चीज़ करती है। एक तरफ गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है और एक तरफ गवर्नमेंट इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर्स करती है। चलिए हम एक सिचुएशन लेते हैं पहले इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन की सिचुएशन है क्या? इन्फ्लेशन की सिचुएशन तब होती है जब इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा होती है, यानी कि एक्सपेंडिचर्स बड़े लेवल पे हो रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है? यहाँ पे गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर गवर्नमेंट लोगों के इनकम पर टैक्स लगाना स्टार्ट करेगी और वो इनकम का जो टैक्स है वो बढ़ा देगी, तो बाय डिफ़ॉल्ट लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और परचेजिंग पावर जब कम हो जाएगी तो उससे एग्रीगेट डिमांड में करेक्शन आएगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट इन्फ्लेशन की सिचुएशन में अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करेगी। जैसे गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ को कम कर दिया या गवर्नमेंट की तरफ से जो बेसिक एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको थोड़ा सा गवर्नमेंट ने कम किया। जब गवर्नमेंट ने कम किया तो उससे एक इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि एग्रीगेट डिमांड जो है इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो है वो कम हो जाएगी और इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है वो करेक्ट हो जाएगी। तो ये तो थी फिस्कल पॉलिसी में इन्फ्लेशन को करेक्ट करने का तरीका। वहीं हम बात करते हैं कि डिफ्लेशन को कैसे करेक्ट किया जाएगा। डिफ्लेशन को करेक्ट करने के लिए बिल्कुल इसका इन्वर्स सॉल्यूशन निकाला जाएगा, जहाँ पे गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज़ को कम करेगी और अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाएगी। जब गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज़ को, से मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने टैक्स को कम कर दिया। जब गवर्नमेंट ने टैक्स को कम कर दिया तो लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर जो है वो ज़्यादा रहेगी और जब लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर ज़्यादा रहेगी तो इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, जिससे डिफ्लेशन की सिचुएशन जो है वो कम हो जाएगी। वहीं इसके इन्वर्स गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाएगी। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाएगी तो इस पे भी वही सिमिलर इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे कि गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी और जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी तो डेफिसिट डिफ्लेशन की सिचुएशन जो है वो करेक्ट हो जाएगी। तो ये तो थी हमारी फिस्कल पॉलिसी, जिसकी हेल्प से इकोनॉमी में हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की
प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो जनरली किसी भी देश की सेंट्रल बैंक बनाती है। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन सारी पॉलिसीज़ को बनाती है। अब इसमें भी दो मेजर्स होते हैं, एक क्वांटिटेटिव मेजर होता है और एक क्वालिटेटिव मेजर होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वांटिटेटिव मेजर्स है क्या। क्वांटिटेटिव मेजर्स में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है, जैसे कि बैंक रेट, रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इस तरीके के टूल्स का यूज़ किया जाता है जिससे कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जाता है। यहाँ पे हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सॉल्यूशंस हम इन्फ्लेशन को करेक्ट करने के लिए ले रहे हैं, वही सॉल्यूशन बिल्कुल उसके इन्वर्स डिफ्लेशन को करेक्ट करने के लिए सॉल्यूशन है। तो मैं एक साइड इन्फ्लेशन के सॉल्यूशंस लेके कवर करना स्टार्ट करता हूँ एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक रेट की। बैंक रेट ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमारी सेंट्रल बैंक हमारे देश की कमर्शियल बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स का मतलब है वो बैंक्स जो जनरली लोगों के साथ डील करती हैं, जो लोगों का डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं और लोगों को लोन देने का काम करती है। आरबीआई कभी भी लोगों के साथ डील नहीं करती है। तो यहाँ पे जो आरबीआई है वो हमारे देश की कमर्शियल बैंक्स को लोन देगी और इसके अगेंस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा इसको हम बैंक रेट बोलेंगे, और ये आपका लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो इन शॉर्ट समझ लेते हैं हम इस चीज़ को कि जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती है फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है उसको हम बैंक रेट बोलते हैं। तो अब इसकी हेल्प से किस तरीके से इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जाएगा इसको समझते हैं। भाई जब इकोनॉमी में बैंक रेट को बढ़ा दिया जाएगा तो बैंक रेट बढ़ाने से रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोग लोन लेना प्रेफर नहीं करेंगे। जब लोग लोन लेना प्रेफर नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी, और जब परचेजिंग पावर कम होगी तो इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम होगी, और जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम होगी तो उससे क्या होगा, उससे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम जो है वो शॉर्ट आउट होगी। तो ये तो हो गया पहला तरीका इन्फ्लेशन को करेक्ट करने के लिए। वहीं अगर हम बैंक रेट की हेल्प से डिफ्लेशन को करेक्ट करने की बात करें तो ये बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टे में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बैंक रेट को कम कर दिया जाएगा। जब बैंक रेट को कम कर दिया जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से लोन की अवेलेबिलिटी या लोन की डिमांड बढ़ेगी। लोन की डिमांड बढ़ने से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी। गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ने से इकोनॉमी में डिफ्लेशन की सिचुएशन जो है वो करेक्ट हो जाएगी। तो ये तो था बैंक रेट के बारे में। नेक्स्ट है रेपो रेट। जब रेपो रेट की बात करते हैं तो रेपो रेट और बैंक रेट दोनों एक जैसे ही हैं। रेपो रेट में भी क्या होता है कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन इशू करती है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि बैंक रेट जो है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है और रेपो रेट जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब रेपो रेट के टाइम पे अगर हम बात करें तो किस तरीके से इन्फ्लेशन को करेक्ट करते हैं वो समझते हैं। भाई जब रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा तो सेम वही सिचुएशन होगी जो बैंक रेट में हुई। रेपो रेट बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होने से इकोनॉमी में डिमांड फॉर लोन कम होगी। डिमांड फॉर लोन कम होने से जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि हाउस होल्ड्स की परचेजिंग पावर यानी कि कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाएगी। तो ये इससे इन्फ्लेशन की सिचुएशन करेक्ट होगी और बिल्कुल ही इसके इन्वर्स डिफ्लेशन की सिचुएशन करेक्ट होगी, जहाँ पे रेपो रेट को कम कर दिया जाएगा। रेपो रेट को कम करने से इंटरेस्ट रेट कम होता है और इंटरेस्ट रेट कम होने से डिमांड फॉर लोन बढ़ेगा, उससे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी और उससे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, जिससे कि इकोनॉमी में डिफ्लेशन की सिचुएशन में करेक्शन आएगा। तो हमने अभी 2 पॉइंट कवर कर लिया, बैंक रेट एंड रेपो रेट। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे CRR। इसका फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। अब ये कैश रिजर्व रेशियो होता है क्या है इसको भी समझ लेते हैं। कैश रिजर्व रेशियो बेसिकली होता है क्या है कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास जो डिपॉजिट आता है उस डिपॉजिट का कुछ हिस्सा रिजर्व के तौर पे सेंट्रल बैंक को कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है, और इसका जो परसेंटेज है कि ये हमारा आरबीआई डिसाइड करता है। मींस इसको ऐसे समझ लेते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम कमर्शियल बैंक और मेरे पास 1 लाख रुपीज़ हैं और आरबीआई के पास मुझे 20% रिजर्व, एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि मुझे 20% रिजर्व रखना पड़ रहा है, यानी कि 1000 में से 20% रिजर्व 200 रुपीज़ मुझे आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे। तो मैं लोन कितने का दे पाऊंगा? मैं मार्केट में लोन 800 का ही दे पाऊंगा। और क्योंकि मैं कमर्शियल बैंक हूँ,
कमर्शियल बैंक का ऑब्जेक्टिव हमेशा प्रॉफिट कमाना होता है और वो प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव के लिए अपने पास जितना भी फंड है उसको वो काम पे लगाएगा ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सके। तो अब इसका यूज़ किस तरीके से होगा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के करेक्ट करने के लिए, उसको समझते हैं। CRR को जब बढ़ा दिया जाएगा तो CRR बढ़ने का मतलब हो गया कि कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक के पास ज़्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा और जब ज़्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा तो लोन देने के लिए फंड्स कम हो जाएंगे, जिससे कि लोन की अवेलेबिलिटी कम होगी। जब लोन की अवेलेबिलिटी कम होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट इकोनॉमी में जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी परचेजिंग पावर कम होगी। परचेजिंग पावर कम होने से डिमांड कम, एंड डिमांड कम होने से इन्फ्लेशन की सिचुएशन में करेक्शन आ जाएगा। बट वहीं अगर हम डिफ्लेशन की सिचुएशन की बात करें तो इसमें CRR को कम कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे जब CRR को कम कर दिया जाएगा तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि कमर्शियल बैंक्स को जो रिजर्व है वो कम रखना पड़ेगा और उसके पास फंड्स ज़्यादा होगा। जब फंड्स ज़्यादा होगा तो लोन देने के लिए फंड्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, जिससे हाउस होल्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोन इशू किया जाएगा। इससे हाउस होल्ड्स की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी और डिफ्लेशन की सिचुएशन को करेक्ट किया जा सकता है। तो ये तो था CRR जिसकी हेल्प से हमने डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन की सिचुएशन को करेक्ट किया। देन इसके बाद जब हम बात करते हैं SLR की, तो SLR का मतलब है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, देखिए इसको समझते हैं कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, आज तक कभी भी किसी भी बैंक की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है कि एक भी दिन कोई भी कस्टमर पैसे विड्रॉ करने नहीं आया है, या एक भी दिन सिर्फ पैसे डिपॉजिट हुए और या एक डिपॉजिट नहीं हुए। तो जनरली होता क्या है, बैंक्स में कुछ लोग पैसे डिपॉजिट करने आते हैं और कुछ लोग पैसे विड्रॉ करने आते हैं। तो इस बीच में क्या होता है कि कई बार बैंक्स को लिक्विडिटी पर्पस के लिए कि अचानक से फंड्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाए, बिकॉज हो सकता है कि विड्रॉल उस दिन ज़्यादा हो गया, तो उसके लिए बैंक्स को अपने पास स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। यानी कि इसको डिसाइड तो सेंट्रल बैंक ही करेगा कि कितना SLR मेंटेन करना है कमर्शियल बैंक्स को अपने पास, बट उसको रखेगा कमर्शियल बैंक खुद अपने पास। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को करेक्ट करना है तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, SLR को इन्फ्लेशन की सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। जब SLR बढ़ जाएगा दैट मीन्स कमर्शियल बैंक्स को अपने पास रिजर्व के तौर पे फंड्स ज़्यादा रखने पड़ेंगे। जब फंड्स अपने पास ज़्यादा रखने पड़ेंगे तो वो मार्केट में लोन कम दे पाएंगे। जब मार्केट में लोन कम दे पाएंगे तो इससे अवेलेबिलिटी ऑफ लोन कम होने से परचेजिंग पावर पे इम्पैक्ट पड़ता है, और जब परचेजिंग पावर पे इम्पैक्ट पड़ता है तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम हो जाएगी, जिससे कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। वहीं अगर हम इसका डिफ्लेशन को करेक्ट करने की बात करें तो SLR को कम कर दिया जाएगा। SLR को कम कर दिया जाएगा यानी कि कमर्शियल बैंक्स को अपने पास रिजर्व कम रखना पड़ेगा, और जब अब कमर्शियल बैंक्स को अपने पास रिजर्व कम रखना पड़ेगा तो दैट मीन्स वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन मार्केट में इशू करना चाहेगा। जैसा कि मैंने बताया आपको कि कमर्शियल बैंक्स का ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट कमाना होता है, वो अपने पैसे को काम पे लगाएगा ही लगाएगा। तो उसमें लोन बढ़ जाएगा इकोनॉमी में, जिससे कि परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और परचेजिंग पावर बढ़ने से गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी। जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमी में डिफ्लेशन की सिचुएशन में करेक्शन होगा। देन उसके बाद अब हम बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन की। अब ये ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है, जनरली यहाँ पे RBI क्या करता है, RBI सिक्योरिटीज़ को और जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं या ट्रेजरी बिल्स होते हैं, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को मार्केट में इशू करता है, और इससे क्या होता है, इससे फंड्स की अवेलेबिलिटी को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन में इन्फ्लेशन की सिचुएशन में सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को कुछ ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, बॉन्ड्स यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करेगा। जब इन इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करेगा दैट मीन्स जो पैसा है वो RBI के पास चला जाएगा या गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि फंड्स की इकोनॉमी में कमी हो जाएगी, जिससे कि हाउस होल्ड्स की परचेजिंग पावर कम होगी, और जब परचेजिंग पावर कम होगी तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम करेक्ट हो जाएगी। बट वहीं अगर हमें डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को करेक्ट करना है तो यहाँ पे इन्वर्स सॉल्यूशन निकाला जाएगा। जो होल्ड करके रखा गया है, जिसको बॉन्ड्स वगैरह को इशू करा गया, अब उसे बायबैक किया जाएगा। बायबैक किया जाएगा तो फंड्स मार्केट में बढ़ेंगे। जब फंड्स मार्केट में बढ़ेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और डिफ्लेशन की सिचुएशन में करेक्शन आएगा। देन इसके बाद एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। RRR रिवर्स रेपो रेट है, जो हमें RRR के नाम से बोल सकते हैं इसको। अब ये जो रिवर्स रेपो रेट है, इसमें क्या होता है, इसमें एक इन्वर्स सिचुएशन होती है बिल्कुल रेपो रेट के।
यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो कमर्शियल बैंक है वो सेंट्रल बैंक को लोन इशू करती है। अब होता क्या है कि क्योंकि कमर्शियल बैंक को का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है और आरबीआई के पास पैसा जाए और उसमें आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट पे कर रहा है, दैट मीन्स वो तो कमर्शियल बैंक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा बेटर सिचुएशन है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जब आरबीआई रिवर्स रेपो रेट में इंक्रीज करेगा तो कमर्शियल बैंक अपना ज़्यादा से ज़्यादा फंड जो है वो सेंट्रल बैंक के पास रखना प्रेफर करेगा। रीज़न, प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो जब रिवर्स रेपो रेट में ज़्यादा फंड्स रखने की सिचुएशन करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फंड्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, यानी कि लोन देने के लिए फंड्स कम हो जाएंगे, जिससे कि सिमिलरली कि हाउस होल्ड्स की परचेजिंग पावर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। परचेजिंग पावर कम होने से गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम होगी, और जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम होगी तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है वो करेक्ट हो जाएगी। वहीं अगर हम डिफ्लेशन की सिचुएशन की बात करें तो रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया जाएगा। जब रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया जाएगा तो कमर्शियल बैंक प्रेफर करेगा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट में लोन इशू करना, जिससे कि फंड्स की अवेलेबिलिटी मार्केट में बढ़ेगी, और जब फंड्स की अवेलेबिलिटी मार्केट में बढ़ेगी तो हाउस होल्ड्स की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और जब हाउस होल्ड्स की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, जिससे कि इकोनॉमी में डिफ्लेशन की सिचुएशन को करेक्ट किया जा सकता है। तो ये हमने डिस्कस किए क्वांटिटेटिव मेजर्स जिनमें हम इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन को करेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स की। जब हम क्वालिटेटिव मेजर्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपका मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब ये मार्जिनल रिक्वायरमेंट होता क्या है, कई बार लोगों को जब लोन की ज़रूरत पड़ती है और वो कुछ ना कुछ गिरवी रख के लोन मिलता है, तो जर्नली आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी पर्सन को लोन की ज़रूरत है, बैंक ने उसे बोला कि आप कुछ कोलेटरल देंगे, कुछ गिरवी रखेंगे तो ही हम आपको लोन दे पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में मान लेते हैं कि उस पर्सन के पास अराउंड 5 लाख रुपीज़ की ज्वेलरी है और वो बैंक के पास जाता है लोन लेने के लिए, तो बैंक कभी भी उसकी 5 लाख की अगर ज्वेलरी है तो वो 5 लाख रुपीज़ का लोन इशू नहीं करेगा, वो एक मान लेते हैं कि 3.5 लाख का लोन इशू करेगा। तो वो जो 5 लाख की ज्वेलरी है और 3.5 लाख का लोन इशू किया है, इन दोनों के बीच में जो 1.5 लाख का गैप है, ये मार्जिनल रिक्वायरमेंट है। अब ये जो मार्जिनल रिक्वायरमेंट है इसको आरबीआई डिसाइड करता है कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट कितना रह सकता है। तो जब मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाएगा, दैट मीन्स जो असेट या जिस चीज़ को आपने कोलेटरल रखा है उस चीज़ को कोलेटरल रखने पे आपको कम लोन इशू होगा, और जब कम लोन इशू होगा तो वही इम्पैक्ट पड़ेगा कि परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, और जिससे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम होगी। गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम होने से इन्फ्लेशन की सिचुएशन को करेक्ट किया जा सकता है। सिमिलरली अगर हम डिफ्लेशन की सिचुएशन को करेक्ट करना चाहते हैं तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट को कम कर देंगे। जब मार्जिनल रिक्वायरमेंट को कम कर देंगे तो इससे हाउस होल्ड्स को ज़्यादा लोन मिलेगा। जब हाउस होल्ड्स को ज़्यादा लोन मिलेगा तो हाउस होल्ड्स की परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी, और जब हाउस होल्ड्स की परचेजिंग पावर बढ़ेगी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, जिससे डिफ्लेशन की सिचुएशन को करेक्ट किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है मोरल सुएशन। अब ये मोरल सुएशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि आरबीआई एक रेगुलेटरी के तौर पे काम करता है जिसका काम हमारे देश की कमर्शियल बैंकिंग या एंटायर बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट और फैसिलिटेट करना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जितनी भी कमर्शियल बैंक्स हैं या जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो आरबीआई के गाइडलाइन को या आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल चीज़ हो गई कि आरबीआई ने बोला कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन को करेक्ट करना है तो लोन को कम कर दीजिए, तो यहाँ पे लोन कम कर दिया जाएगा, या आरबीआई के इंस्ट्रक्शन से लोन को बढ़ा दीजिए तो इकोनॉमी में लोन बढ़ा दिया जाएगा। ये हो गया हमारा मोरल सुएशन के बारे में। एंड लास्ट जो पॉइंट है वो है क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग में क्या किया जाता है, बेसिकली क्रेडिट लिमिट्स को सेट किया जाता है, जहाँ पे जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो क्रेडिट लिमिट्स को कम कर दिया जाता है, जिससे कि परचेजिंग पावर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, परचेजिंग पावर कम पड़ेगी और इससे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम होगी, इन्फ्लेशन की सिचुएशन को करेक्ट किया जा सकता है। वहीं जब डिफ्लेशन को करेक्ट करना है तो क्रेडिट रैशनिंग में क्रेडिट लिमिट्स को बढ़ा दिया जाएगा। जब क्रेडिट लिमिट्स बढ़ जाएंगी तो उससे परचेजिंग पावर बढ़ेगी, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड हाउस होल्ड के थ्रू इंक्रीज कर जाएगी, और हाउस होल्ड के थ्रू जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज कर जाएगी तो डिफ्लेशन की सिचुएशन भी करेक्ट हो जाएगी। तो ये हमने कवर किया इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को किस तरीके से
फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से करेक्ट किया जा सकता है या इसमें करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं आरबीआई और गवर्नमेंट के थ्रू। तो हमने समझ लिया कि किस तरीके से हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को बैलेंस करके चल सकते हैं। गौरव जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें बहुत सारे नंबर्स के ऊपर बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी पॉलिसीज़ के बारे में बताया कि जो हमें एक करेक्टिव मेजर्स के तौर पे देखने चाहिए। अभी देख लेते हैं कि करंटली सारे के सारे कितने चल रहे हैं। अगर बात करें डेटा की तो रेपो रेट इस टाइम पे अगर हम देखें तो 5.90% पे चल रहा है। अगर हम कैश रिजर्व रेशियो देखें यानी CRR जो भी गौरव जी बता रहे थे हमें, वो चल रहा है 4.50% पे। बैंक रेट अगर देखा जाए तो 6.15% पे चल रहा है और साथ ही SLR रेट जो इसका मतलब है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आपका चल रहा है 18% पे। ये जो जितने भी मैंने अभी रेशियोज बताए हैं वो सारे के सारे करंट रेशियोज हैं, यानी कि इस टाइम पे क्या क्या परसेंटेज किस किस परसेंटेज में सारे के सारे रेशियो चल रहे हैं। करेक्ट। इसी में मैं ये एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, ये टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। हमें ये देखना होता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन किस तरीके से एग्जिस्ट करती है। जब हमें इकोनॉमी में इन चीज़ों पे करेक्शंस करने होंगे तो आरबीआई इनको टाइम के साथ साथ चेंज कर सकता है। जी, तो गौरव जी ने सारे के सारे रेशियोज और आज का जो वीडियो है काफ़ी इन डेप्थ वीडियो है। होपफुली कि आपको सारी की सारी चीज़ें बहुत ही बेसिकली और बहुत बेसिक से बहुत एडवांस लेवल तक आई होप कि समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेंदी हो गया है, बट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो बस ऐसी सारी बातों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ बिजनेस के खास शो लर्निंग के साथ। धन्यवाद।